ओके बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में अपने को पढ़ना है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो केमिकल बॉन्डिंग हम लोग कर रहे हैं एंड दिस लेक्चर वी विल बी स्टडिंग अबाउट द आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। या उससे भी पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, देन वी विल मूव ओवर दिस आयनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, तो शुरू किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट और केमिकल बॉन्डिंग। सो इन फर्स्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द लॉजिक व्हाई दीज बॉन्ड्स आर बीइंग फॉर्म्ड, सो दैट वी हैव डन अर्लियर इन द फर्स्ट लेक्चर। और आज थोड़ा उन बॉन्ड्स के विषय में समझें कि कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं, और उसके बाद फिर वी विल स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। देखें बच्चों, ये जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, तो इफ वी ट्राई टू क्लासीफाई दीज बॉन्ड्स, तो इन्हें ब्रॉडली दो तरह से हम लोग पढ़ते और समझते हैं। तो वो जो दो कैटेगरीज हैं या दो क्लासेस हैं केमिकल बॉन्ड्स की, तो पहले वही देख लिया जाए कि वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, फिर एक एक को बारी बारी से इंडिविजुअल वी विल सी। ओके, सो द फर्स्ट कैटेगरी of chemical bonds is interatomic bonds. First category is interatomic bonds. And the second category of chemical bonds is intermolecular bonds. Okay, so this is your second category, that is इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। अब इनके नाम से ही बात समझ आ रही होगी कि जो पहला कैटेगरी है विच इज इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स, सो दीज आर द बॉन्ड्स विच हेल्ड एटम्स टुगेदर। ये क्या करते हैं, इस तरह के बॉन्ड्स जो है एटम्स को बांध कर रखते हैं, या ऐसे कहा जा सकता है कि एटम्स के बीच के बॉन्ड्स को वी कॉल इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स। और ये जो बॉन्ड्स हैं बच्चों, ये बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो मॉलिक्यूल्स को पकड़ कर रखते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि जो बॉन्ड्स एटॉमिक लेवल पर रहते हैं या इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, दरअसल दीज आर द एक्चुअल प्राइमरी बॉन्ड्स, है ना। यही मेन बॉन्ड्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल बॉन्डिंग। ये मेन बॉन्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि इंटरमॉलिक्यूलर एकदम फालतू है, बट these are actually the primary bonds. These interatomic bonds are the primary bonds, and these intermolecular bonds are secondary bonds. पहले तो क्या होता है कि भाई एटम्स जो हैं वो आपस में बॉन्डिंग करके दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एंड देन many molecules together form the entire compound या entire substance. तो पहले नंबर पे पहले इनको प्राथमिकता दी जाती है, फिर ये हो गए आपके सेकेंडरी बॉन्ड्स। इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स हो गए बच्चों, दीज आर प्राइमरी बॉन्ड्स, एंड इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स आर सेकेंडरी बॉन्ड्स। चूंकि एटम्स, पहले एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, सो एटम्स टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल, और फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो बाउंडेड या बॉन्डेड बाय सम बॉन्ड, सो दीज आर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। अब बच्चों ये प्राइमरी बॉन्ड है, ये मजबूत होते हैं इन कंपैरिजन टू दी सेकेंडरी बॉन्ड्स। तो दीज बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, दीज आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। और ये जो है उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, सो दीज आर वीकर बॉन्ड्स, दीज आर वीकर बॉन्ड्स। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम कहें से बात करी जाए से H2O की बात की, से टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर। तो अगर पानी की बात करी जाए, तो से एग्जांपल लेते हैं हम लोग H2O का। सो से यू आर हैविंग अ सैंपल ऑफ वाटर सैंपल यू आर हैविंग इन अ कंटेनर। तो उस कंटेनर में क्या होगा बच्चों, कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फिक्स नहीं है।
वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फिक्स नहीं है, उनमें रिलेटिव मोशन हो सकता है, वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तभी तो वाटर जो है वो कैसा है, लिक्विड है, उसका शेप फिक्स नहीं है। हाँ, लेकिन हम कहें कि भाई एक मॉलिक्यूल है, कंसीडर अ मॉलिक्यूल, डू नॉट कंसीडर द इंटायर सैंपल ऑफ वाटर, कंसीडर अ मॉलिक्यूल। तो उसमें क्या होता है बच्चों की, ये एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन की जो लोकेशंस हैं या उनका जो परस्पर ओरिएंटेशन है वो निश्चित है, वो चेंज नहीं होगा, उनके बॉन्ड एंगल फिक्स्ड हैं। यानी कि इस 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम के बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो काफी तगड़े हैं इन कंपैरिजन टू दीज मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। सो यही बेसिक थ्योरी है इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स की। अब जो बॉन्ड्स मजबूत हैं तो नेचुरली इनकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा रही होगी। वाई? बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। तो एक बात ये हो गई कि इनकी एनर्जी ज्यादा हो गई, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, और इनकी बॉन्ड एनर्जी अपेक्षाकृत इन बॉन्ड्स के मुकाबले कम। तो इस पॉइंट्स को भी ऐड करें, इस बात को भी ऐड करें कि these bonds possess higher bond energy, means high energy is required to break these bonds। और ये जो bonds हैं आपके इंटरमोलिकुलर, they have lower bond energies, they have lower bond energy। ओके, अब ये बच्चों जो इंटर एटॉमिक या जो प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं वो भी कई तरह के हो सकते हैं, ऐसे ही जो इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड्स हैं वो भी कई तरह के हो सकते हैं। तो एक साइड हम लोग लिखने वाले हैं ये जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स हैं, इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स, और दूसरी तरफ हम लोग करने वाले हैं इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड्स। आपकी कॉपी में तो लिखा होगा, क्योंकि यहां तो पेज कंप्लीट हो गया तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं। ओके, अब ये बच्चों जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं ये कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, इस कैटेगरी में हमें कौन कौन से बॉन्ड्स स्टडी करना है, लेट अस सी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड्स में क्या क्या पढ़ना है। तो जो पहला इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड है, सॉरी इंटर एटॉमिक बॉन्ड है दैट वी विल बी स्टडिंग इज, फर्स्ट इज your ionic bonds. First is your ionic bonds, which is the agenda for today's lecture. Okay. दूसरा जो इंटरएटॉमिक बॉन्ड होता है बच्चों, that is covalent bond. That is covalent bond. Third interatomic bond is metallic bonds. These are metallic bonds. And fourth and the last interatomic bond is coordinate bond. This is coordinate bonds. तो ये तो हो गए भाई 4 तरह के interatomic bonds, and all these 4 bonds generally possess higher energy in comparison to higher bond energies in comparison to these intermolecular bonds. अब बच्चों बात करते हैं इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स की, जो कि सेकेंडरी कमजोर बॉन्ड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं इन्हें जनरली हम 3 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। सो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। देखो क्या क्या। फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड इज dipole-dipole interaction. First is dipole interaction. Okay. Then the second major type of intermolecular bond is London dispersion forces. London dispersion forces. Okay. And the third type is hydrogen bonds. Third type of intermolecular bonds are hydrogen bonds. Okay. अब बच्चों ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये भी फर्दर 2 तरह से हो जाते हैं।
इसको भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर, and second is intramolecular. अब बच्चों एक बात और समझने की है. इंट्रामोलिकुलर का तो यही मतलब हुआ कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, और यू कैन से इंटर एटॉमिक. इफ दिस वर्ड इज इंट्रामोलिकुलर, सो दिस वर्ड हैज द सेम मीनिंग एज इंटर एटॉमिक. मतलब एटम के बीच का बॉन्ड है ये. जैसे किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उस मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में ही ना बॉन्डिंग है. स्टिल बच्चों क्या होता है कि जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को जगह नहीं दी जाती है. कारण क्या है? कारण यह है कि ये जो इंट्रा मॉलिक्यूलर यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो रेयर हैं और बहुत कम सिग्निफिकेंट रहते हैं. सो दे आर ऑल्सो प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी विच इज इंटरमॉलिक्यूलर. मीन्स मॉलिक्यूल के बीच के इंटरेक्शन होते हैं. सो दीज आर इन द सेकेंड कैटेगरी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स. एक बात और, दीज टू मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स which are dipole interaction or London dispersion forces, these two sometimes are put under the single category, and that is van der Waals force of attraction. इन दो को केवल एक ही कैटेगरी से रिप्रेजेंट कर देते हैं sometimes, and that category is van der Waals force of attraction. So as there is no place remains here, so let me write it somewhere else. चलो यहां लिखते हैं. तो ये जो कैटेगरी है या ये जो दो फोर्सेस हैं, दीज टू फोर्सेस कम्स अंडर द सिंगल कैटेगरी, एंड दैट कैटेगरी इज van der Waals force of attraction. van der Waals force of attraction. So this is the basic skeleton of the chemical bonds family. सबसे पहले फैमिली के दो हिस्से हो गए, फिर उसमें भी अलग अलग किस्म की अलग अलग वैरायटी के बॉन्ड्स देख रहे हैं हम लोग, एंड वी विल बी स्टडिंग एवरीथिंग इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट विद दीज आयनिक बॉन्ड्स. इसी का दूसरा नाम बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके बच्चों, सो लेट्स बिगिन आवर आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड, or you can say electrovalent bond. Ionic bond और electrovalent bond. ओके, देखें क्या है भाई ये वाला बॉन्ड. वैसे इसकी बेसिक जानकारी तो आप सभी को होनी ही चाहिए, क्योंकि ये तो आपके 10th के करिकुलम का भी हिस्सा होता है. 9th-10th में भी जनरली बच्चे इतनी बातें पढ़ लेते हैं. स्टिल मैं आपको सारी बातें शुरू से बताता हूं होता क्या है. सबसे पहली बात यह है कि ये जो आयनिक बॉन्ड है, ये बॉन्ड कब बनता है, रीजन क्या होता है इसका. देखो क्या रीजन होता है. जैसे कंसीडर टू डिफरेंट एटम्स ए एंड बी. ओके, और आप चाह रहे हैं कि इन ए और बी, ये दो अलग अलग जो एटम है, इनको मिलाकर हम क्या करें कि एक मॉलिक्यूल बना दें ए बी. आपकी इच्छा है. या मान लीजिए ये दो एटम अलग अलग हैं और ये एक मॉलिक्यूल है ए बी विच इनकॉर्पोरेट्स बोथ ऑफ देम. अच्छा, फिर क्या है भाई. अब ये ए और बी में क्या है कि ये इनका नेचर एकदम उलट है. उलट नेचर का अर्थ ये हुआ कि एक एटम जो है वो जबरदस्त इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है और दूसरा जो है वो जबरदस्त इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है. मीन्स नेचर ऑफ ए एंड बी, और यू कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी इज कंप्लीटली 180 डिग्री अपार्ट, एकदम डिफरेंट है. तो क्या करना है. नेचर का मतलब हुआ यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of A and B is completely opposite.
is completely opposite. ओके, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? कंप्लीटली ऑपोजिट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई भी एक, सपोज ए जो है, से दिस इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, दिस इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, and say this B is electronegative in nature. This B is electronegative in nature. तो जिसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका मतलब यह हुआ कि उसका जो नेचर है दैट इज टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। सो इसका जो नेचर आएगा दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर। और बच्चों इसका जो नेचर है इलेक्ट्रोनेगेटिव का, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर। अच्छा, अब क्या है कि अगर आप चाह रहे हैं कि हम एक बॉन्ड या ए और बी को मिलकर एक बॉन्ड बनाना है, तो होता क्या है कि एक जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्टनर है वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, रिलीज कर देगा, और वो जो रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन है that is accepted by the electronegative partner। तो दोनों आपको अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने का अवसर मिलेगा, और क्या करेंगे? दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देंगे या एक बॉन्ड बना लेंगे आपस में। वही बॉन्ड बच्चों आयनिक बॉन्ड कहलाता है। अब दरअसल यहां कोई बॉन्ड ऐसा नहीं है कि आपस में कोई जो है एक आपको लाइन दिख रही है, एक लग रहा है कि रस्सी से दोनों बंधे हुए हैं, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होता है। वो बस क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? समझें, कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? तो अगर ए इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और बी इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो एक बात ये भी समझ जाती है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं इन जनरल। और जो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं बच्चों, वो इन जनरल क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये बॉन्ड कैसे बनता है? ये बॉन्ड ऐसे बनता है कि ए चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैटायन में, मींस इट रिलीजेस एन इलेक्ट्रॉन, और इसका जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है इसका पार्टनर, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर कहता हूं। तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। अब चूंकि ये दोनों ही आयंस ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं, तो ड्यू टू द अपोजिट पोलैरिटी व्हाट हैपेंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिकम्स एप्लीकेबल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑन बोथ ऑफ दीज आयंस। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, अट्रैक्शन फोर्स, इनको बांध कर रखता है, और यही दरअसल एक आयनिक बॉन्ड का काम करता है। यही किसका काम करता है? आयनिक बॉन्ड का काम करता है। तो बॉन्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जो है जंजीर से बंधे हुए हैं। आयनिक बॉन्ड क्या है? इट्स जस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू आयंस ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी, और वन कैटायन एंड वन एनायन। अच्छा, अब इन आयंस के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता चला जाएगा उतना ही फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसकी वैल्यू हम लोग क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी इट एज के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां Q1 और Q2 तो सेम ही है इन मैग्नीट्यूड, बस फर्क किसका है? फर्क है पोलैरिटी का। तो जैसे जैसे अगर जैसे कोई ऐसे बना दे A2 प्लस B2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस, तो और मजबूत होता चला जाएगा, चार्ज बढ़ता चला जाएगा, और अपना फोर्स भी बढ़ता चलाएगा, और यही फोर्स ही है। तो बच्चों ये जो आयनिक बॉन्ड है, इसमें हमें एक बात और जरूर ऐड करनी चाहिए कि जो आयनिक बॉन्ड है इज जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, is just electrostatic attraction force between two ions of opposite polarities.
opposite polarities. Means one is cation and other is anion. एक बात तो ये हुई. अच्छा, और देखो क्या क्या समझना है. अब कोई पूछे भाई कि ठीक है आपने बता दिया हमको आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बात समझ आ गई. अब जरा ये भी बताइए कि आयनिक बॉन्ड भी क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि एक आयनिक बॉन्ड कमजोर हो, एक आयनिक बॉन्ड मजबूत हो? जरूर होता है. तब देखो ये कैसे तय होगा. तो अब बात करी जाए स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड की. स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड, जरा इसको देखो. तो अभी जैसे जो एग्जाम्पल किए थे हम AB वाला बच्चों, तो उस AB कंपाउंड में हमने कहा कि भाई इस AB कंपाउंड में क्या है कि एक था कैटाइन विच वॉज A+ एंड द अदर वॉज एनाइन विच इज B-. से नाउ लेट्स सी अनदर आयनिक कंपाउंड विच इज CD. और ये CD ऐसा है कि यहां पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और D पर क्या है, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है. नाउ लेट्स हैव अनदर कंपाउंड विच इज से EF. अब ये EF कंपाउंड है, इस पर E पर है से 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और ये जो F पर है इट इज हैविंग 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज. तो क्या देख रहे हो? देख ही रहे हो कि यहां पर क्या है कि अच्छा, इस साइड के जो पार्टनर हैं से ACE, these 3, so these 3 are electropositive in nature. ACE, so these are electropositive. And the partners over the right side, that is B, D and F. So these 3 are having the nature of electronegative partners. Okay. अब यहां पर क्या है कि A की जो A और B का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें इतना डिफरेंस है कि A ने भैया एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, B ने एक रिसीव कर लिया. यानी B इतना ताकतवर है कि A का एक इलेक्ट्रॉन खींच सकता है अपनी तरफ. लेकिन यहां पर क्या है, दूसरे कंपाउंड में क्या है, D जो है इतना ज्यादा ताकतवर है कि C के 2 इलेक्ट्रॉन खींच सकता है. यानी C जो है काफी कमजोर हो गया D से पहले के मुकाबले. और यहां देखेंगे तो F तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर, उसने तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन खींच लिए. तो है क्या कि जो स्ट्रेंथ है टू रिसीव इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इंक्रीजिंग एज वी आर मूविंग डाउन इन दीज 3 कंपाउंड्स. B क्या है, B और A के बीच के जो स्ट्रेंथ का डिफरेंस है, अगले CD में वो डिफरेंस और बढ़ जाता है. ये D और बड़ा ताकतवर हो गया और गुंडा हो गया. और जो EF में क्या है, और ज्यादा डिफरेंस बढ़ जाता है. इस B ने तो इसका एक ही हड़प लिया था, इसने तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन हड़प लिए और इसने इसके 3 इलेक्ट्रॉन हड़प लिए. तो द स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यू कैन से डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज इट इज इंक्रीजिंग, तो वैसे वैसे क्या होता है बच्चों, ये चार्ज भी बढ़ता जा रहा है. और अभी क्या सीखे थे, अभी सीखे थे कि दोनों के बीच का जो आयनिक बॉन्ड है वो तो केवल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है. तो जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वो फोर्स भी बढ़ते जाएगा. और वो फोर्स भी बढ़ता जाएगा मतलब आयनिक बॉन्ड मजबूत होते चला जाएगा. तो इसी टर्म को बोलते हैं आयनिक कैरेक्टर भी बोलते हैं. जैसे कोई पूछे इन 3 बॉन्ड्स में क्या आयनिक, या इन 3 कंपाउंड्स में क्या आयनिक कैरेक्टर है, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है. आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, आयनिक कैरेक्टर का मतलब यही हुआ कि सर वो आयन से मिलकर बना है. तो ये तीनों ही आयन से मिलकर बने हैं. अच्छा ठीक है, बताइए किसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है. इन तीनों में 1, 2, 3, इनमें किसमें सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है. तो आप कहेंगे सर EF में ही सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, क्योंकि इसके आयंस जो हैं दे आर हैविंग द हाईएस्ट चार्ज. तो कोई पूछे अच्छा कैसे डिसाइड करेंगे कि आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा किसमें कम. अरे सर बहुत आसान. सर जब 2 एटम्स के बीच में परस्पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनका आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा. एक दूसरे के मुकाबले शक्तिशाली हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती चली जाएगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हड़पने लगेगा, ज्यादा जो है चार्ज के आयन आने लगेंगे, आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा. बस इतनी सी बात है. तो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड किस बात पर निर्भर करेगा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट्स इट.
दैट्स द ओनली पैरामीटर, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही मजबूत आयनिक बॉन्ड, उतना ही ज्यादा चार्ज, उतना ही ज्यादा आयनिक कैरेक्टर। सब एक ही टर्म है बच्चों। देखो लिख लेते हैं सारी बातों को। ओके, तो यहां पर हमें क्या क्या ध्यान रखना रहेगा बच्चों? ये जो आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये जो आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ है, इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of participating atoms, participating atoms। एक बात, okay, now this same thing applies for ionic character also। तो आप आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, कोई कहे कि आयनिक कैरेक्टर बताओ, वो किस पर निर्भर करता है? एक ही बात है, आयनिक कैरेक्टर भी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ही निर्भर करेगा। कोई कहे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बता दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बता दीजिए दोनों आयंस पर, वो किस पर डिपेंडेंट है भाई? सर वो भी इसी पर डिपेंडेंट है। सब कुछ एक ही बात है, सारी बात एक ही है। एंड ऑल दीज थ्री डिपेंडेंट अपॉन, ऑल दीज थ्रीज आर वर्चुअली, बस ऐसा ही है कि कहने के तरीके हैं, सब कुछ एक ही बच्चों। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, किसी का मतलब बाकी दो है। एंड ऑल दीज थ्री डिपेंडेंट अपॉन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम्स, ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम्स। चलो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क निपटा। अब कुछ आयनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इसमें जो सबसे अहम जो एग्जाम्पल माना जाएगा, सबसे अहम क्यों बोल रहे हैं हम? देखो सबसे अहम क्यों बोल रहे हैं, सीजियम का फ्लोराइड। अगर हम सीजियम फ्लोराइड की बात करें, सो दिस इज Cs प्लस एंड F माइनस। बच्चों क्या है कि पीरियोडिक टेबल में ये जो सीजियम है, दिस इज द सेकेंड लास्ट एलिमेंट ऑफ एल्कली मेटल्स, है ना। फिर फ्रेंजियम तो चूंकि अनस्टेबल हो जाता है, तो सीजियम को आप लास्ट भी कह सकते हैं उस हिसाब से, जो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। तो सीजियम जो है वो सबसे किनारे, सबसे नीचे आता है, फर्स्ट, ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स का। और बच्चों ये क्या है, ये जो है 17th ग्रुप का आखिरी एलिमेंट है, फ्लोरीन। सॉरी, 17th ग्रुप का पहला एलिमेंट है फ्लोरीन। तो हम जानते हैं कि ये फ्लोरीन जो है भाई, ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। सो फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। सिमिलरली द सीजियम इज द हाईएस्ट या मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो ये सबसे तगड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और ये सबसे तगड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मींस द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हायर, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हायर इन दीज टू एलिमेंट्स। अच्छा, अब एक बात और समझने की। अभी मैंने बताया कि चार्ज बढ़ता जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो +2 वाला है वो क्या है कि जिसमें +2 -2 है, उसमें और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वो भी अपनी जगह सही है बच्चों। लेकिन कई बार क्या होता है कि बैलेंसी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कोई भी एटम उतने ही इलेक्ट्रॉन ले या दे सकता है जिससे कि वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके। कभी मन में आ गया सर आप तो बताए कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो ज्यादा तगड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहां तो सर एक ही एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है और यहां पर जो है आप कह रहे हैं कि सबसे तगड़ा यही बॉन्ड, सबसे
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहीं पर है। बिल्कुल बच्चों, यहां पर क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन का लेना देना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर तो डिपेंडेंट है ही। अब कोई कहे अच्छा एक काम करिए ना सर, जब ये सबसे जबरदस्त इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऐसा क्या नहीं हो रहा, ये सबके सब इलेक्ट्रॉन दे दे इसको। ये तो चाहते ही है कि कोई आए हमसे इलेक्ट्रॉन ले जाए, और ये चाहता ही है कोई मिले जिसके हम इलेक्ट्रॉन पर कब्जा करें, हड़पें उसके। सर ये सब क्यों नहीं दे देता है, खाली क्यों नहीं हो जा रहा, सारा का सारा ये इसी को मिल जाए? ऐसा नहीं होता है बच्चों। उसके लिए क्या है, उसके लिए फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी रोल रहता है। ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, ये केवल और केवल इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिफरेंस पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो देखो, अगर हम बच्चों इस बात को ना लिखें तो शायद आप गलती कर जाएं, आपको लगे कि भाई ये हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ही डिपेंडेंट है, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। तो इस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में क्या करेंगे, हम लोग एक स्टार मार्क करेंगे और इस बात को मेंशन करेंगे कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, ये केवल और केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से कम ज्यादा नहीं होता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी देखने की जरूरत है। तो ये दो तो ठीक है, आयनिक कैरेक्टर और आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उसको जरूर मेंशन करें। तो क्या लिखेंगे कि इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, now let us see this cesium fluoride. So this cesium fluoride is actually, this cesium fluoride has most powerful ionic bond. This has most powerful ionic bond. Or you can say this is having the highest ionic character among all the molecules. This is having highest ionic character. Why? As जो cesium है, that is उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है इसके पास, हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और प्यारे बच्चों, ये जो तुम्हारा फ्लोरीन होता है, इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी in among all the atoms of periodic table. PT means periodic table. तो इस बात को ठीक से याद रखें कि आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ और आयनिक कैरेक्टर एक ही बात है, लेकिन ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है ये एकदम सेम नहीं है बच्चों। तो इसमें कहीं गलती ना हो, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखना रहता है। कोई अगर एक इलेक्ट्रॉन दे के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, भले ही वो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कैसा भी हो। दो इलेक्ट्रॉन दे के वो नोबल गैस से हाथ धो बैठ रहा है, नोबल गैस उसका गड़बड़ा जा रहा है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे के खुश रहेगा। ठीक, तो स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरली ये बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, सब एक धुन में नाप देते हैं, लेकिन यहां पर ये थोड़ा सा फर्क है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का। चलिए भाई, तो ये तो बात हुई सीजियम फ्लोराइड की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, तो बच्चों कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे आयनिक कैरेक्टर की बात हो या आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात हो, तो जैसे बात हो कि जैसे फर्स्ट, चूंकि हम लोग ये तो समझ ही रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए,
तो फर्स्ट ग्रुप और 17th ग्रुप से बने जो कंपाउंड्स उन्हीं को देख लेते हैं। जैसे बात करी जाए लिथियम का फ्लोराइड, फिर बात करी जाए सोडियम का फ्लोराइड, देन पोटेशियम का फ्लोराइड, रुबिडियम का फ्लोराइड और सीजियम का फ्लोराइड। Now if we are asked that please compare the ionic character among these compounds, so what would be your answer? देखो फ्लोरीन तो सब में ही कॉमन है, तो एनाइन इज कॉमन टू ऑल, सभी के लिए एनाइन तो क्या है, फ्लोराइड ही है। दिस एनाइन इज कॉल्ड एज फ्लोराइड, सो दिस इज कॉमन फॉर ऑल द कंपाउंड्स। ओके, अब बात करते हैं कैटाइन की। तो फर्स्ट में लिथियम का कैटाइन, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो बच्चों क्या है, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जाती है। तो फ्लोराइड तो सबके लिए कॉमन है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता जाएगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता जाएगा और उतना ही आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, और यू कैन से बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, जो भी आपका मन करे, एक ही बात है। अच्छा, फिर अभी जैसे क्या किए, फ्लोराइड को कॉमन कर दिए, अब क्या कर सकते हैं आप, से कैटाइन को कॉमन। नाउ लेट्स टेक द सेकेंड एग्जांपल, सोडियम का फ्लोराइड हो गया, फिर सोडियम का क्लोराइड ले लिए, फिर सोडियम ब्रोमाइड ले लिए, और फिर सोडियम आयोडाइड ले लिए। नाउ इफ यू लुक एट दीज 4 कंपाउंड्स, तो इनमें क्या है, अमंग ऑल दीज 4 दिस Na+ इज कॉमन, तो सभी में एक जैसा है बच्चों। अच्छा, लेकिन सभी का एनाइन अलग अलग है। अब एनाइन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ते चला जाएगा। तो फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दिस हेलोजन ग्रुप। तो अब जो आयनिक कैरेक्टर है, दैट आयनिक कैरेक्टर विल बी लुकिंग लाइक दिस। सो दिस इज द अगेन आयोनिक कैरेक्टर, और यू कैन से स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। सो similar we can have so many examples बच्चों, there is no limit, but the basis will remain same in all examples. Okay, now let us see the energetics of formation of an ionic compound, है ना। So energetics of ionic bond formation, energetics of ionic bond formation. Let us see, this is also very important. energetics का सिंपल मतलब है कि जब एक कैटायन और एक एनाइन के बीच में जो है जुड़ाव होता है, तो एनर्जी के लेवल पर क्या क्या होता है, कोई एनर्जी बाहर जाती, कौन सी एनर्जी अंदर जाती है। सो लेट अस सी एवरीथिंग। अब अगर हम एनर्जेटिक्स की बात करें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो एक बहुत ही साधारण और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल होता है बच्चों NaCl। NaCl का एग्जाम्पल। अब इस NaCl के एग्जाम्पल में देखेंगे, सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, और इसमें क्या होता है, एक कैटायन हो गया Na+ और एक एनायन हो गया Cl-। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और इस तरह से क्या होता है कि आपका NaCl कंप्लीट बनता है। लेकिन ये बनता कैसे है, देखो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है बच्चों, 3 तरह की एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट रहता है। क्यों 3 तरह की? एक तो एनर्जी ऐसी है जिसमें कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसका कैटायन या एनाइन बने, तो कैटायन बनने में एक एनर्जी इन्वॉल्व होगी, एक एनर्जी एनाइन बनने में इन्वॉल्व होगी। तो 2 तो ये हो गई। और फिर जब वो कैटायन एनाइन बन के तैयार हो गए, तो दे ऑल्सो कम क्लोजर टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड कंपाउंड, सॉलिड आयनिक कंपाउंड। सो उस प्रोसेस में 3rd प्रोसेस हो गई, और उसमें एक तीसरी एनर्जी इन्वॉल्व होती है। तो हम तीनों प्रोसेसेस को बारी बारी से समझते हैं।
किसमें कौन सी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। तो प्रोसेस फर्स्ट, सो फर्स्ट प्रोसेस इज से formation of say cation from isolated gaseous atom, from isolated gaseous atom। और जो प्रोसेस सेकंड है say that is formation of anion again from isolated gaseous atom। Okay, so first of all let's see these two processes, then we will move to the third। So the first process है, so say isolated gaseous atom से Na gaseous form is given, तो हमें क्या करना है, कैटाइन का फॉर्मेशन करना है। दैट मीन्स एन इलेक्ट्रॉन विल लीव। तो क्या होता है बच्चों, गैसियस ये कैटाइन बन गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो से इन दिस प्रोसेस द एंथैल्पी ऑफ दिस प्रोसेस से डेल्टा H1। सो व्हाट इज दिस डेल्टा H1? आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। सो दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, हमें एनर्जी देनी पड़ती है तब एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल पाते हैं, एंड दिस एनर्जी इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, you can also call it as ionization enthalpy, or you can also call it as first ionization enthalpy, whatever you want to say। तो ionization enthalpy भी लिख देते हैं। Okay, now comes to the process 2। Process 2, what is happening? An ion is being formed with from isolated gaseous atom। तो प्यारे बच्चों, एक हमारे पास क्लोरीन का गैसियस एटम है, और चूंकि हमें एनाइन बनाना है, मीन्स दिस विल बी रिसीविंग एन इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन, ये जो Na+ ने रिलीज किया ना, वही ये हड़प लेता है, रिसीव कर लेता है और मिलके बना देता है क्लोराइड का गैसियस आयन। सो लेट्स से द एनर्जी इन्वॉल्व इज डेल्टा H2। अब ये क्या है, ये गैसियस एटम जब एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो बच्चों एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ये एनर्जी यहां पर एक्सेप्ट एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, सो दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, और हियर वी विल बी रिलीजिंग, वी विल बी हैविंग अ नेगेटिव एनर्जी। वाई? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। सो ये डेल्टा H2 नेगेटिव आएगा, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक ही बात है। तो दोनों लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह सकते हो बच्चों, और आप लोग इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, वेरी गुड। दो बातें हो गई। तीसरी प्रोसेस पर आते हैं बच्चों। लेट्स कम्स टू द थर्ड प्रोसेस, प्रोसेस नंबर 3। चलिए भाई, नाउ लेट्स सी द थर्ड प्रोसेस। What happens in this third process? Okay, see. So this third process is actually formation of the lattice, which is the final process. So this is formation of lattice, मतलब दोनों को मिलना है और मिलके सॉलिडिफाई हो जाना है। तो इसमें क्या होता है थर्ड प्रोसेस में, ये जो अपने गैसियस कैटाइन और गैसियस एनाइन, गैसियस कैटाइन और ये जो गैसियस एनाइन है, दे कंबाइंड विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ सॉलिड लैटिस ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये NaCl सॉलिड बनता है। तो बच्चों लेट्स से यहां जो एनर्जी इन्वॉल्व है दैट इज डेल्टा H3, और ये जो एनर्जी होती है दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी।
विच इज अगेन अ नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि गैसियस से सॉलिडिफाई हो रहा है तो लॉट्स ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, एंड दिस एनर्जी एज देयर इज नॉट मच स्पेस हियर, तो हम लिख देते हैं इसको बच्चों नीचे। तो ये हो गई, क्या लिख दिया मैंने, लैटिस एनर्जी, ठीक है। एंड दिस एनर्जी इज ऑलवेज अ नेगेटिव एनर्जी। तो बच्चों ये जो लैटिस एनर्जी हो गई और शुरुआत की 2 एनर्जी हो गई, तो 3 एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। अब कोई कहे कि भाई एनर्जी देने का मतलब क्या है, कि आप अपनी जेब से कुछ दे रहे हैं, और एनर्जी मिलने का मतलब क्या है कि आपको किसी जेब का दूसरे का मिल रहा है। तो ऑलवेज बेटर कि किसी और का कुछ हमें मिले, हमारा कुछ ना जाए। तो कोई कहे कि भाई आयनिक बॉन्ड बने तो इसके लिए फेवरेबल एनर्जेटिक्स क्या होगा। कोई बात चले कि भाई ठीक है एनर्जेटिक्स सर बता दिए, फेवरेबल एनर्जेटिक्स क्या होगा। देखें बच्चों फेवरेबल क्या होगा, फेवरेबल एनर्जेटिक्स, लेट अस सी। तो भाई 3 एनर्जीज इन्वॉल्व हैं। पहली एनर्जी हुई डेल्टा H1 विच इज कैटाइन जिसमें बन रहा था, तो कैटाइन बन रहा था तो वो डेल्टा H1 कैसी थी, यानी कि ये हो गई आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। सो दिस वाज पॉजिटिव। द सेकेंड एनर्जी दैट वाज formation of anion, so that was electron affinity, or you can say electron gain enthalpy, that is negative. And the third energy that is involved in the formation of this ionic compound, so this is your lattice energy, that is again negative. अब आयनिक कंपाउंड का फेवरेबल एनर्जेटिक्स ऐसा होना चाहिए, देखो भाई एनर्जी हमारी जेब से लगे अच्छी बात नहीं, तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी कम से कम हो, और कोई आके हमें एनर्जी दे जाए बहुत अच्छी बात, क्योंकि सिस्टम जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी। ये रूल है नेचर का, यूनिवर्स का, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, सब जगह वैलिड है। तो भाई फेवरेबल एनर्जेटिक्स का मतलब ये हुआ कि ये जो डेल्टा H1 है, चूंकि ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो ये कम से कम रहे तो बढ़िया। अच्छा, फिर ये जो डेल्टा H2 है, चूंकि ये नेगेटिव है तो मैं इस पर एक मॉड अप्लाई कर देता हूं, यानी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा से ज्यादा रहे वो बढ़िया। जितनी ज्यादा एनर्जी निकले उतना अच्छा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी सिस्टम में आने वाली है, उतना मजबूत आयनिक कंपाउंड बनने वाला है। उसी तरह से ये जो लैटिस एनर्जी है, चूंकि ये भी नेगेटिव है तो उस पर भी एक मैग्नीट्यूड मॉड का साइन लगा दिए, ये भी जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया। So if these 3 conditions we are finding in any ionic compound, it means that the energetics is favoring the formation. It means that the energetics is favoring the formation for that particular ionic compound. For that particular ionic compound, है ना। तो ये बच्चों क्या हुई, फेवरेबल कंडीशन हो गई। अब इसी का विपरीत होने लगे, क्या मतलब, एनर्जी देना खूब पड़ जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, मिले थोड़ी थोड़ी, तो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा आयनिक कंपाउंड उतना स्टेबल नहीं हो पाएगा, उसका बनना ही उचित सही नहीं हो पा रहा है। तो एनर्जी जैसे जितनी ज्यादा रिलीज हो सिस्टम से उतना बढ़िया है बच्चों। सो दैट इज द एनर्जेटिक्स। तो एनर्जेटिक्स की बात निपटी। अब अगला काम करना है हमें, ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज देखें जरा। सो लेट्स स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ध्यान देने की बात क्या है, आयनिक वर्ड लिखा हो या लिखा हो इलेक्ट्रोवैलेंट, बात है बराबर। दोनों का मतलब बच्चों एक ही होता है, आयनिक कंपाउंड लिखा हो या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड लिखा हो। चलिए अच्छी बात। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी देयर फिजिकल स्टेट।
फिजिकल स्टेट। देखें, अब ये जो बच्चों आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो ये तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो बहुत ही तगड़ा होता है, बहुत ही मजबूत होता है। अब अगर बहुत मजबूत है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो एटम्स हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं। अब कोई आयनिक कंपाउंड होता है, उसमें एक बड़ी खासियत क्या है, जैसे लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ से NaCl। तो ये जो NaCl है, दिस NaCl is actually combination of two types of ions. First is Na plus, first is cation, second is anion. This is the actual structure of NaCl. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि NaCl as a molecule does not exist, और any ionic compound does not exist as a molecule. मॉलिक्यूल बोलकर कुछ होता ही नहीं है। जैसे बच्चों क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहले तो एटम्स जोड़ के मॉलिक्यूल बना देते हैं और फिर वो मॉलिक्यूल्स आपस में जैसा जैसा कंपाउंड सब्सटेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अरेंज रहते हैं एंड फॉर्म द एंटायर सब्सटेंस। बट इन इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल। लेट अस सी दिस रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। आप में से जो लोग सॉलिड स्टेट को ठीक से पढ़े हैं उन्हें पता होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। व्हाट इज दिस? दिस इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, इन दिस फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर दो तरह के हमें स्फीयर्स नजर आ रहे हैं। फर्स्ट इज दीज ऑरेंज स्फीयर्स, स्मॉलर वन, दीज आर Na प्लस, एंड सेकेंड आर द लार्जर स्फीयर्स, दैट आर द ब्लू स्फीयर्स, दीज आर क्लोराइड्स, Cl माइनस एनाइंस। एक बात और समझें, जनरली ऐसा होता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में जो कैटाइन है वो उसका साइज कम रहता है और एनाइन का साइज उससे बड़ा रहता है। रीजन क्या है? रीजन ये है, ये बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है नेचुरली, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज बढ़ जाता है एज इट इज एक्सेप्टिंग एडिशनल इलेक्ट्रॉन। तो दिस बिकम्स लार्जर इन साइज एंड दिस बिकम्स स्मॉलर इन साइज। सो वही दिखा हुआ है, छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं वो कैटाइंस हो, जो बड़े बड़े दिख रहे हैं वो सब आपके एनाइंस हैं। लेकिन यहां कुछ NaCl बोल के नजर नहीं आ रहा है। देयर इज नथिंग लाइक NaCl। Na plus is separated, Cl minus is also separated. There is nothing, no unit is NaCl. तो देखो होता क्या है कि भाई जब मॉलिक्यूल बने, जैसे मॉलिक्यूल बना, जैसे वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे पानी के मॉलिक्यूल की बात करें, बच्चों गंभीरता से समझें इस बात को। तो पानी के मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या होता है, चूंकि वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड है बच्चों, इस तरह से बनता है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो एक ये पानी का मॉलिक्यूल हो गया, फिर इसके बगल में एक दूसरा पानी का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, फिर एक और मॉलिक्यूल पानी का आपस में पड़ा हुआ है। तो फिर क्या होता है कि ये पूरे सारे मॉलिक्यूल्स जो है आपस में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। These all molecules are connected by hydrogen bonds. The reason is what? There is a lot of electronegativity difference between hydrogen and oxygen. तो यहाँ डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा माइनस इसके चलते डेल्टा प्लस, ऐसे यहाँ पर डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस, फिर डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, अगेन डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस. So what happens? These opposite polarities are naturally attracted towards each other, and due to this attraction there is a hydrogen bonding. तो ये इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं. तो कुल मिलाकर ये एक लिक्विड का फॉर्म अटेन कर लेता है. सारे मॉलिक्यूल्स आप एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड रहते हैं, तो एक सब्सटेंस तैयार हो गया. तो इस पानी, अगर आपने एक वाटर सैंपल लिया, तो what is one unit of that water sample? So sir, one unit is water molecule.
उसमें सर वाटर मॉलिक्यूल है और कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड with so called hydrogen bonding to form the entire sample of the water. So this is the basic concept of molecular bonding. अब बच्चों लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था एकदम नहीं है, एकदम अलग मामला है। किसी भी आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल बोल के कुछ होता ही नहीं है। होता क्या है? होता है केवल आयन। अब क्या है, जैसे अगर आपको याद हो, हमने मोल कॉन्सेप्ट के एक लेक्चर में आपको सिखाया था, शुरुआत में मैंने एक टर्म पढ़ाया था विच इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। सो देयर वाज अ लेक्चर इन विच वी स्टडीड अबाउट एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। सो दैट फॉर्मूला मास, तो उस फॉर्मूला मास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि Na+Cl- में क्या होता है कि एक Na+ आयन is surrounded by 6 chloride ions, 6 Cl-. Similarly, 1 Cl- is surrounded by 6 Na+ ions. So this is clearly visible here. जैसे इसी को देख लो, इसको देख लो, अच्छा बीच वाले को, ये क्या है? Na+ है। इस Na+ के पीछे एक क्लोराइड, पीछे एक क्लोराइड, इस Na+ के आगे एक क्लोराइड, ये वाला, इस Na+ के सर पर एक क्लोराइड, एक नीचे क्लोराइड, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। देखो 6 हो गए कि नहीं हो गए? 6 दिशाओं में 6 क्लोराइड से ये घिरा हुआ है। ऐसे ही अगर कोई कहे ठीक है सर ये Na+ तो 6 क्लोराइड से घिरा हुआ, आपने बता दिया, फिर समझो दिस इज लुकिंग एट द सेंटर ऑफ दिस क्यूब। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, आगे पीछे, बाएं दाएं, ऊपर नीचे। तो बीच वाले Na+ इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस। दैट्स डन। ऐसे ही अगर हम बात करें बच्चों कि अच्छा ठीक है सर ये क्लोराइड आयन क्या 6 लोगों से घिरा हुआ है? बिल्कुल घिरा हुआ है। देखो कैसे। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस क्लोराइड आयन। तो इस क्लोराइड आयन का एग्जांपल लो बच्चों, तो क्या देखोगे? दाएं बाएं, ठीक है, ऊपर नीचे। अब ये ऐसा तो नहीं कि रॉक्स ये स्ट्रक्चर यहीं तक, इसके आगे भी आएगा, तुम्हारी तरफ आएगा तो ये और आगे एक्सटेंड हो जाएगा, तो एक ये पीछे और एक इसके आगे आ जाएगा, तो 6 से ये भी घिरा हुआ है। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि each Na+ is surrounded by 6 chloride ion and each chloride ion is surrounded by 6 Na+ ions. So this is the main reason. So the main thing is हम लोग इतनी गूढ़गाथा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें तुम्हें फिजिकल स्टेट को ठीक से समझाने का मन है। तो फिजिकल स्टेट बच्चों, चूंकि यहाँ मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, और अभी शुरुआत में ही हमने पढ़ा कि भाई इंटर एटॉमिक बॉन्ड यानी एटम्स के बीच के बॉन्ड बहुत तगड़े होते हैं, मॉलिक्यूल के बॉन्ड जो उतने तगड़े नहीं होते हैं। तो मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो कमजोरी की जगह ही खत्म हो गई। मॉलिक्यूल हुआ ही नहीं तो कमजोर बॉन्ड को जगह ही नहीं मिली। सारे बॉन्ड तगड़े हैं, सब एकदम मजबूत, परफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। सारा बॉन्ड जो है वो क्या है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। कोई कमजोर बॉन्ड नहीं है, कोई इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल ही नहीं है। अब जब सब बॉन्ड मजबूत, तो पूरा स्ट्रक्चर, पूरा क्रिस्टल एक एकदम सॉलिड, टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है किसी भी आयनिक कंपाउंड का। कभी इस तरह का लिक्विड फिक्विड नहीं होगा। लिक्विड गैस कभी भी आयनिक नेचर के हो ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? लिक्विड क्या होता है? जैसे पानी है, ये लिक्विड क्यों है? क्योंकि एक मॉलिक्यूल का दूसरे से उतना तगड़ा संबंध नहीं है। वो कह रहा तुम यहीं रुको, हम आगे घूम के आते, ठीक है जाओ। तुम रुको जरा, हम थोड़ा टहल के आते हैं, ठीक है जाओ। इसलिए क्या है? लिक्विड का कोई परफेक्ट शेप नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ रिलेटिव मोशन अमंग दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सिमिलरली इन एनी लिक्विड यू कैन सी दिस। सिमिलरली गैस तो कभी कभार मुलाकात हो गई इनकी तो ठीक है, नहीं तो एक बार मिले फिर तो जाने कौन कहां, कोई मतलब ही नहीं। तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स आर वीकर। अब यहां पे मॉलिक्यूल का झमेला ही नहीं है, तो बहुत तगड़े। तो क्या समझे ये कि चूंकि यहां मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है,
सारे बॉन्ड्स जो है प्लस माइनस के बीच में ही हैं, तो बहुत मजबूत स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो फिजिकल स्टेट होता है ना बच्चों आयनिक कंपाउंड का, इट इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इट इज सॉलिड, इट इज स्ट्रिक्टली सॉलिड इन नेचर। एंड इनका ये जो क्रिस्टल है वो नॉन डायरेक्शनल है, ऐसा नहीं कि एक दिशा में बॉन्ड बढ़ते चले जा रहे हैं जैसा कि कोवेलेंट कंपाउंड में होता है, सब दिशाओं में बराबर बराबर। ऐसा नहीं कि कोई विशेष दिशा ऐसी है जिसमें कि बहुत अच्छा हो रहा है बाकी में सब चौपट, ऐसा कुछ नहीं। तो ये क्रिस्टल भी बच्चों नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इन एवरी डायरेक्शन यू फाइंड, जैसा चल रहा चलता रहेगा, चारों दिशाओं में ये क्रिस्टल बढ़ेगा। अब चूंकि क्या है बच्चों, ये बहुत तगड़े हो गए, मजबूत बॉन्ड हो गए, सॉलिड स्ट्रक्चर हो गया, तो फिर सब चीज तगड़ी हो गई। कोई कहे इसको तोड़ दो, बड़ा कष्ट, बड़ा दिक्कत। कोई कहे इसको मेल्ट कर दीजिए, कोई कहे इसको बॉयल कर दीजिए, कहां से होगा? हो ही नहीं पाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वाई? बिकॉज दीज बॉन्ड्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग, बहुत तगड़े बॉन्ड्स हैं। तो ना इसको मेल्ट करना आसान है, ना बॉयल करना आसान है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सबके पॉइंट ये सब बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब पिघलेगा, ऐसे नहीं पिघलेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सब जो हमने कथा कही है इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक लिख भी लेते हैं, नहीं खा पी के बराबर हो जाएगा सब। तो भाई बातचीत चल रही थी फिजिकल स्टेट की। तो पहली बात क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आयनिक कंपाउंड में, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि there is nothing like molecule in ionic compound. In ionic compounds कुछ भी मॉलिक्यूल जैसा यहां नहीं पाया जा रहा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसी बात पर सारी बातें टिकी हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या होता है, ये बात तो मन में ही नहीं आती है। रट लिए, सॉलिड हो गया, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया। यही तो मेन है, यही जड़ है, यही जड़ है बच्चों। अब भाई जब मॉलिक्यूल ही नहीं है तो क्या हुआ? जब मॉलिक्यूल ही नहीं रहे तो क्या हुआ? नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक? ऑल फोर्सेस इन entire crystal are interatomic, और उसमें भी कौन से इंटरएटॉमिक? सबसे तगड़े वाले। कौन से तगड़े वाले? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction, मॉलिक्यूल ही नहीं रहे, सारे के सारे फोर्सेस इंटर एटॉमिक ही हो गए। मतलब कि सारे के सारे फोर्सेस कैसे हो गए? ऑल प्राइमरी फोर्सेस और प्राइमरी बॉन्ड्स, सारे के सारे बॉन्ड्स प्राइमरी हैं। यहां कोई सेकेंडरी बॉन्ड की जगह नहीं है आयनिक बॉन्ड में, आयनिक कंपाउंड्स में। अच्छा ठीक है, और महत्वपूर्ण बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात क्या है? बात यह है कि ईच आयन
is surrounded by multiple ions of opposite polarity. Each ion is surrounded by multiple ions of opposite polarity. तो ये जो मैंने अभी आपको NaCl का स्ट्रक्चर दिखाया था, तो वैसे तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ ही चुके हैं, फिर भी एक बार ध्यान रखिए कि अगर NaCl की बात करी जाए तो इसमें क्या होता है कि ईच Na plus ion is surrounded by 6 chloride ions. Similarly, each chloride ion is surrounded by 6 Na plus ions. तो ये तो बात रही NaCl के विषय में, ठीक। अच्छा, एक स्टेटमेंट तो लिखना बहुत ही जरूरी है, सारी कथा हो गई वो तो छूट ही गया। बात हो रही थी फिजिकल स्टेट की, तो फिजिकल इन सब कारणों के चलते कंक्लूडिंग रिमार्क क्या होगा? कंक्लूडिंग रिमार्क क्या लिखा जाएगा फिजिकल स्टेट में? इन सब कारणों के चलते। चलो कंक्लूजन करते हैं। फिजिकल स्टेट का कंक्लूजन करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, ये जो फिजिकल स्टेट है प्यारे बच्चों, किसका? आयनिक कंपाउंड्स का। ये जो फिजिकल स्टेट है आयनिक कंपाउंड्स का, दैट इज सॉलिड, दैट इज स्ट्रिक्टली सॉलिड। इट कैन नॉट बी, जनरली नेचर में कभी भी कोई आयनिक कंपाउंड लिक्विड और गैस और कोई और फेज में नहीं हो सकता है, केवल और केवल सॉलिड ही रहना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखोगे कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ठीक है। अगली बात, नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग। मतलब क्या है? हर दिशा में बॉन्ड्स बनते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में बनते हैं, कार्बन कार्बन एक ही बनता चला जा रहा है या 2 ब्रांच हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग रहती है आयनिक कंपाउंड्स की। ठीक है। और ये जो भी बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग है बच्चों, स्ट्रांग प्राइमरी bonds. So this is all about the physical state. अब इस फिजिकल स्टेट के चलते इसके पूंछ वाले रिमार्क्स भी हो सकते हैं। पूंछ वाले रिमार्क्स क्या होते हैं? जो इस पे डिपेंडेंट है। मतलब क्या क्या? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की कोई बात करने लगे, तुमसे कहने लगे बताओ तुम पढ़ लियो आयनिक कंपाउंड क्या होता है, तो आप शालीनता से जवाब देंगे सर बहुत होता है। कोई पूछे क्यों होता है, तो बता देंगे सर चूंकि सॉलिड होता है। वह इतना ही पूछेगा, इतना ही बातचीत प्रचलन में है। अब कोई बहुत ज्यादा जेन्युइन व्यक्ति होगा तो पूछ सकता है, अच्छा बताओ बेटा सॉलिड क्यों होते हैं, तो फिर तुम भी जेन्युइन हो, तुम भी बता दोगे सर इसलिए ऐसा ऐसा होता है, इसलिए सॉलिड होते हैं। हो गया काम। अब बच्चों फिजिकल स्टेट हो गई, फिजिकल स्टेट से ही जुड़ी हुई बातें हैं।
क्या क्या बात हुई कि भाई चलिए मेल्टिंग पॉइंट बताइए, इसके मेल्टिंग पॉइंट के विषय में कुछ टिप्पणी करिए। मेल्टिंग पॉइंट, या चलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट के विषय में कुछ टिप्पणी करिए। क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, क्या है, बताइए कुछ इसके बारे में। तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट का अर्थ क्या हुआ? ये दोनों टेम्परेचर्स हैं। पहला टेम्परेचर है कि जिस पर जो है कोई सब्सटेंस मेल्ट हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है जिसमें बॉयल होने लगे। तो अब चूंकि जो सब्सटेंसेस तगड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, उन्हें ना मेल्ट करना आसान है और ना ही बॉयल करना आसान है। और वैसे भी सॉलिड है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा करना होगा, देन ओनली दे विल मेल्ट और बॉयल। सो व्हाट इज द आंसर? सो आंसर इज ड्यू टू सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग पैकिंग या स्ट्रॉन्ग पैक्ड स्ट्रक्चर, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, स्ट्रॉन्ग पैकिंग और सॉलिड स्टेट, कॉमा ionic compounds have high melting points, as well as boiling points. So both of these temperatures are very high if we say for a electrovalent or ionic compound. Now come to third property. Third physical property is actually conductivity. इनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है भाई? अब कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिखें तो और थोड़ा ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा बच्चों। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखो भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ टर्म which specifies movement of charge. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? चार्ज अगर मूव करे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो पहले तो इस वर्ड का मतलब समझे। सो दिस सिग्निफाइज अबाउट मूवमेंट ऑफ चार्ज। मूवमेंट ऑफ चार्ज। अब जरा बच्चों बताओ, जैसे NaCl की बात करें तो एक Na प्लस 6 Cl माइनस से घिरा हुआ है, मजाल उसकी हिल जाए। 6 तरफ से लोग खींच रहे हैं अपनी तरफ, उसको एकदम इक्विलिब्रियम में टाइटली बैठा हुआ है, जगह ही नहीं है हिलने डुलने की। एक Cl माइनस 6 Na से जो है घिरा हुआ है, सब खींच रहे हैं अपनी अपनी तरफ, मजाल हिल जाए। तो जब कोई हिल ही नहीं रहा है तो मूवमेंट कहां से होगा? तो कंडक्टिविटी भी नहीं होगी। कैसे हो जाएगी बताइए? जब कोई हिलने को राजी नहीं है, उसको हिलने नहीं दिया जा रहा है, इधर उधर हो ही नहीं रहा है, तो काहे की कंडक्टिविटी? तो क्या समझे, सॉलिड स्टेट में कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है आयनिक कंपाउंड में। तो फिर हाँ, बहुत तगड़ा टेम्परेचर लेके उसको आप बॉईल कर दें, मोल्टन स्टेट में आ जाए, या फिर आप क्या करें, उसे किसी सॉल्यूशन में डाल दें जिससे कि वो आयनाइज हो जाए, उसके कैटाइन एनाइन अलग अलग हो जाएं, तब हो सकता है। तो देखो सब बात लिखते हैं। पहली बात तो ये हुई कि इन सॉलिड स्टेट कॉमा नो मूवमेंट ऑफ चार्ज। What does this mean? This mean no electrical conductivity.
अब नहीं कंडक्ट होगा, चार्ज ही नहीं हिलेगा, अपनी एक जगह से दूसरी जगह चार्ज जाएगा ही नहीं, तो किस बात की कंडक्टिविटी। तो एक तो ये बात हुई कि सॉलिड स्टेट अगर है तो भैया कोई कंडक्टिविटी वगैरह कुछ नहीं है, काहे की कंडक्टिविटी। ठीक है सर, तो कब होती कंडक्टिविटी ये भी बता दीजिए। देखो बता देते हैं, देखो कब होती कंडक्टिविटी। अगर ऐसा हो कि कुछ आप तिकड़म लगा के NaCl सॉलिड को पिघला दीजिए, मेल्ट कर दीजिए और उसको लिक्विड फॉर्म में ले आइए। लिक्विड फॉर्म का मतलब ही होता है मोल्टन, है ना, मोल्टन स्टेट यानी पिघला हुआ स्टेट। जब ये लिक्विड फॉर्म में आ गया तब क्या हुआ, अब इसके आयंस मूव कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं एक दूसरे के साथ मूव करने के लिए। अच्छा, या फिर ऐसा कर दो, क्या कर दीजिए कि NaCl के एक टुकड़े को पानी में डाल दीजिए, लिक्विड वाटर में। सो व्हाट विल हैपन, एज इट इज अ स्ट्रॉन्ग आयनिक, मतलब इसका जो है डिसोसिएशन बहुत फास्ट होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है NaCl, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होगा, फटाक से क्या होगा, अपने आयंस में टूट जाएगा, Na+Cl- में ब्रेक हो गया। अब फिर से इसके आयंस आजाद हो गए, एक दूसरे के चंगुल से मुक्त हो गए, Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। यहां भी चूंकि लिक्विड है तो Na+ अलग हो गया और Cl- अलग हो गया। अब उतनी टाइटली नहीं बंधे हुए हैं, वहां पे तो अलग होने का सवाल ही नहीं है। तो मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट में these ionic compounds show electrical conductivity. So what is second statement? In molten, or you can say aqueous state, comma, ionic compounds show electrical conductivity. These ionic compounds show electrical conductivity. चलिए, तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। सो सॉलिड स्टेट में पहले देख लिए, फिजिकल स्टेट हो गया सॉलिड, और उसके बाद हुई बात, जब सॉलिड हो गया तो फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होंगे। फिर ये भी देख लिए कि इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का क्या मतलब है। नाउ कम टू फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी। फोर्थ इज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो आइसोमेरिज्म में हुआ कि भाई एक कंपाउंड जो है तरह तरह से रूप धारण कर ले, यानी केमिकल फॉर्मूला एक ही हो लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ और हो जाए, वो 3 डायमेंशनली कुछ अलग अलग तरह के रूप धारण कर ले, उसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म क्या है, सेम केमिकल फॉर्मूला, सेम केमिकल फॉर्मूला, बट different structure in 3 dimension, ये हो जाता है आइसोमेरिज्म। जैसे बात करी जाए से C2H5OH की, और एक बात करें
CH3OCH3 की। तो दोनों का ही केमिकल फॉर्मूला एक जैसा है बच्चों, मतलब 2 कार्बन यहां भी यहां भी, एक एक ऑक्सीजन यहां भी, 6 हाइड्रोजन यहां भी और यहां भी। बट दिस कंपाउंड इज एक्चुअली डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट एंड स्ट्रक्चर इज ऑल्सो डिफरेंट। ये अल्कोहल है, दिस इज कॉल्ड एथेनॉल। एथेनॉल ये एक अल्कोहल है और ये बच्चों एक ईथर है। तो लेकिन दोनों में क्या है, दोनों में ही 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन्स हैं और 1 ऑक्सीजन है। सो केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। ये इसे कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब बात हुई सर इस तरह की क्या कोई बात आयनिक कंपाउंड्स में हो सकती है? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? वहां तो मॉलिक्यूल ही नहीं है, काहे की आइसोमेरिज्म? मॉलिक्यूल अपना रूप बदल रहा है, जब रूप बदलने वाला बहरूपिया ही नहीं है तो काहे की आइसोमेरिज्म? कोई आइसोमेरिज्म नहीं होती यहां पर। क्या हुआ? नॉन डायरेक्शनल आयनिक बॉन्ड्स होते हैं बच्चों यहां पर। नॉन डायरेक्शनल आयनिक बॉन्ड्स, नो मॉलिक्यूल, नो मॉलिक्यूल। आइसोमेरिज्म आती है बच्चों जब मॉलिक्यूल ही नहीं है तो फिर कोई आइसोमेरिज्म नहीं। आइसोमेरिज्म डिटेल में तो पढ़ते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलो बच्चों, तो आइसोमेरिज्म के बाद द फिफ्थ प्रॉपर्टी दैट वी विल बी स्टडीइंग इज आइसोमॉर्फिज्म, है ना। देखो बच्चों, ये आइसोमॉर्फिज्म क्या है? आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमेरिज्म तो क्या होता है प्यारे बच्चों की जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। इट्स एक यूनिट ही आइसोमेरिज्म का, बट आइसोमॉर्फिज्म की ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, तो यहीं पर थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है आइसोमॉर्फिज्म। आइसो जो वर्ड है, जैसे आइसोमेरिज्म अभी पढ़ाई किए, आइसोमॉर्फिज्म पढ़ रहे हो तो आइसोटोप्स पढ़ा होगा, आइसोबार पढ़ा होगा आप लोगों ने, आइसो इलेक्ट्रॉन पढ़ा होगा। तो आइसो का मतलब हो जाता है बच्चों सेम, है ना, सिमिलर। और यहां पर जो मॉर्फिज्म वर्ड है, दिस इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेट और फॉर्म। सो आइसो हो गया सेम, और जो मॉर्फिज्म है या मॉर्फ कह लें, ISM तो बात अलग है, तो ये फॉर्म के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं। तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब हो गया सेम फॉर्म। तो क्या है भाई? देखो, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है आइसोमॉर्फिज्म। होता क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स में ऐसा कई बार देखा जाता है कि दो एकदम अलग अलग बच्चों आयनिक कंपाउंड हैं, बट उनका आयनिक क्रिस्टल जो है वो एक जैसा दिखेगा आपको, ऑलमोस्ट सिमिलर, नियरली सिमिलर, समटाइम्स एग्जैक्टली सिमिलर 100% नहीं, बट ऑलमोस्ट सिमिलर। तो ये जो आइसोमॉर्फिज्म है, तो इसको अगर हम लिखें तो कैसे बात बनेगी? तो ऐसे कह सकते हैं कि टू आयनिक कंपाउंड्स। और बच्चों कई बार क्या होता है कि इतने ज्यादा सिमिलर होते हैं, उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है दैट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, है ना, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। सो टू आयनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम और नियरली सेम, है ना, सेम और नियरली सेम, मतलब लगभग एक ही जैसा हो, नियरली सेम क्रिस्टल फॉर्म, सेम और यू कैन से नियरली सेम क्रिस्टल फॉर्म और शेप, है ना, शेप भी लगभग एक ही जैसा हो। तो ऐसे दो कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बच्चों आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स, या केवल आइसोमॉर्फस भी बोलेंगे तब भी बात बन जाएगी।
तो two ionic compounds having same or nearly same crystal form oblique shape, comma, such compounds ऐसे compounds क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों? So such compounds are isomorphous compounds. These are isomorphous compounds. ओके, ये तो आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स हो गए। और ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों, ये जो फिनोमेना है, दिस इज आइसोमॉर्फिज्म, एंड दिस फिनोमेना इज आइसोमॉर्फिज्म। तो एक तो ये बात हुई कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। ये तो हम समझते ही हैं बच्चों कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें तो आयनिक क्रिस्टल्स रहते हैं, मॉलिक्यूल तो रहता नहीं है। तो क्या रहता है कि भाई एक कैटाइन कई सारे एनाइन से घिरा हुआ है, एक एनाइन कई सारे कैटाइन से घिरा हुआ है। सो इन दिस वे दिस क्रिस्टल इज बीइंग स्ट्रक्चर्ड। अच्छा, अब ये जो आइसोमॉर्फिज्म है, इसमें बच्चों एक और काम की बात है। इसका यूटिलाइजेशन क्या है? देखो, एक और काम की बात क्या है। पहले एक जो इसका मेन फंक्शन है या जो मेन इसकी जरूरत है वो हम समझ लेते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स भी करेंगे। देखो, अब बच्चों ये जो आइसोमॉर्फिज्म है, तो कुछ आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स के एग्जांपल्स लिखते हैं, है ना। सो सम isomorphous pairs। अब तो जब आप देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे भाई आइसोमॉर्फस हो रहे हैं। देखो जरा गौर से, जैसे शुरुआत की जाए फर्स्ट, तो जो पहला पेयर हम लोग लिखने जा रहे हैं बच्चों, सो दैट इज अ वेरी सिंपल पेयर, एंड दैट इज NaCl एंड NaF। सो दीज आर आइसोमॉर्फस। इन दोनों का जो क्रिस्टल लैटिस है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। NaCl एंड NaF दोनों ही आयनिक हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, दूसरा पेयर देखते हैं। दूसरा पेयर हुआ से NaCl एंड मैग्नीशियम सल्फाइड MgS। So this is the second pair. Okay. तीसरा पेयर जो है, अब ये तो दो बहुत ही आसान से एग्जांपल्स हो गए क्योंकि इन दोनों में केवल बाइनरी कंपाउंड्स ही हैं। अब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करते हैं, जैसे पोटेशियम पर क्लोरेट और पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना। ये भी बच्चों दोनों ही कैसे हैं? ये भी दोनों आइसोमॉर्फस पेयर्स हैं। इसका अगर आप नाम लिखना चाहें तो नाम भी लिख लीजिए, दिस इज पोटेशियम पर क्लोरेट। और इसका नाम तो सब लोग जानते ही हैं, फिर भी चलो इसका लिखे तो उस बेचारे को बुरा लगेगा, तो यहां पर लिख सकते हो पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक। मैग्नेट की स्पेलिंग शायद मुझे ठीक नहीं जान पड़ रही है, तो देख लेना जो भी हो। तो ये हो गया पोटेशियम पर मैग्नेट। अब इसके बाद जो फोर्थ पेयर है आइसोमॉर्फस का, सो दैट इज पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, और इसका जो आइसोमॉर्फस पार्टनर है दैट इज पोटेशियम सल्फेट K2SO4। दिस इज पोटेशियम क्रोमेट एंड दिस इज पोटेशियम सल्फेट K2CrO4, और दूसरा बच्चों K2SO4। अच्छा, पांचवा पेयर देखते हैं क्या है। पांचवा पेयर है बच्चों फेरस सल्फेट FeSO4 into 7H2O। दिस इज योर फेरस सल्फेट FeRROUS। सो दिस इज योर फेरस सल्फेट। और इसका जो आइसोमॉर्फस रहता है बच्चों, सो दैट इज ए मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 into 7H2O।
दिस इज योर मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। अब बच्चों ये जो इतने सारे पेयर्स देखे आपने, तो पहली बात तो ये है कि ये सब स्ट्रिक्टली कैसे हैं, दीज ऑल आर आयनिक इन नेचर। जैसे Na+Cl-, Na+F-, K+ClO4-, K+MnO4-, 2K+CrO4 2-, 2K+ सल्फेट 2-। ऐसे यहां पर जितने भी कंपाउंड्स आप देख रहे हैं दे ऑल आर आयनिक, फर्स्ट थिंग। ओके, दूसरी बात ये भी थोड़ी समझ में आ रही होगी कि ये जो केमिकल फॉर्मूले हैं इनके, जिन्हें कि हम लोग ये जो केमिकल फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को देखेंगे तो लगभग एक जैसा आपको नजर आएगा। जैसे NaCl NaF है ना, नंबर ऑफ एटम्स एक जैसे नजर आ रहे हैं, और NaCl MgS, यहां भी 2 आयंस बनेंगे बच्चों, यहां भी 2 आयंस बनेंगे। यहां पर देखो क्या है, यहां पर KClO4 KMnO4, K2CrO4 K2SO4। तो एक बात तो ये नजर आ रही है कि जो फॉर्मूला है, इनका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगभग एक जैसा है। फॉर्मूला कैसा है बच्चों? एक जैसा है। लेकिन ध्यान रखें, इन्हें मॉलिक्यूल्स नहीं बोल सकते, ये मॉलिक्यूल नहीं होते हैं बच्चों। कोई भी आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, हा? लेकिन फिर भी बोलचाल की भाषा में कोई कहेगा कि क्या है, तो आप कहेंगे सर ये NaCl का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। नहीं, गलत बात। मॉलिक्यूल तो होता ही नहीं है प्यारे बच्चों, ये बस फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला इसको कह सकते हो। अच्छी बात। तो ये तो हुई कि भाई ये जो आइसोमॉर्फस पेयर हैं, इनका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला जो है लगभग एक जैसा रहता है। इन 5 एग्जाम्पल से तो ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल और करते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल और करते हैं तो और बात क्लियर होगी। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमॉर्फस पेयर होते हैं, वो एलम्स में आते हैं, फिट करी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग लिखते हैं पोटाश एलम, पोटाश एलम। तो पोटाश एलम क्या होता है? सो दिस पोटाश एलम इज K2SO4 then Al2SO4 whole thrice into 24H2O. So this is the potash alum. अब यहां पर क्या करें, इस एलम में इतना पार्ट तो बच्चों फिक्स रहेगा, क्योंकि वो तो एलम की निशानी है, एल्युमिनियम वर्ड से बनता है एक्चुअली एलम। अब पोटाश एलम की जगह से इस पोटेशियम को अमोनियम आयन से रिप्लेस कर दीजिए। सो दैट वुड बी योर अमोनियम एलम। सो लेट्स से अमोनियम एलम। अब बच्चों ये जो अमोनियम एलम है, इसका जो अगर फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला आएगा, बस सब कुछ सेम रहेगा, यू जस्ट रिप्लेस K+ बाई NH4+। इन रेस्ट एवरीथिंग इज कंप्लीटली सिमिलर। तो एक बात तो ये भी है कि ये जो भी आइसोमॉर्फस पेयर्स होते हैं, इनका जो फॉर्मूला होता है वो लगभग एक जैसा होता है। अच्छी बात। कई बार इनके आयंस भी बच्चों एक ही जैसे होते हैं लगभग। जैसे यहां पर देखो K+ है तो NH4+ है, पीछे देख रहे थे तो आयंस भी लगभग कैसे थे, सब एक ही जैसे थे। और कई बार अगर आयंस अलग अलग हो जाएं, आयंस अलग अलग हो जाएं, तो उसमें क्या होता है कि फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा हो जाता है। देखो तो हमें जो मेन बातें ध्यान रखनी है आइसोमॉर्फस पेयर में, 3 बातें होती हैं। देखो क्या क्या 3 बातें, मेन पॉइंट्स अगर हम याद रखें आइसोमॉर्फस पेयर के। सो द फर्स्ट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज कि जो फॉर्मूला टाइप है, या जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ बोथ इज सिमिलर, एक जैसा फॉर्मूला होना चाहिए। तो एक तो ये बात हुई। अच्छा, दूसरी पहचान क्या है, क्या ये आइसोमॉर्फस हो सकते हैं या नहीं? तो बच्चों दूसरी बात ये होती है, दूसरा पैरामीटर है कि इनके जो कैटाइंस और एनाइंस हैं
वो लगभग एक ही साइज के होने चाहिए। तो साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर नहीं आएगा, साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस ऑलमोस्ट सिमिलर। कई बार तो बच्चों क्या होता है, चार्ज भी सेम होता है, लेकिन कई बार चार्ज अलग भी हो सकता है। तो इसलिए मैं चार्ज वाला पॉइंट नहीं यहां पर ऐड कर रहा हूं, क्योंकि चार्ज कई बार अलग भी हो सकता है। देखो अभी पीछे के एग्जाम्पल किए थे ना, तो उससे समझ आ जाएगा। और अगली बात क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो भी बच्चों लगभग एक जैसा होना चाहिए, वो भी लगभग एक जैसा ही होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों? आयंस का, मतलब कैटायंस हो या एनायंस हो। कैटायन ही लिखते हैं क्योंकि एक कैटायन रहता है और एनायन रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन ऑब्लिक एनायन इज सिमिलर, ये भी एक जैसा होना चाहिए। तो ये तीन बातें अगर रहती हैं जनरली, देन वी कैन से दैट द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स आर आइसोमॉर्फस इन नेचर। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखे आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स के, तो उन्हें जरा हम इन 3 पॉइंट्स के नजरिए से समझने का प्रयास करते हैं। देखो जरा, जैसे हम लोग बात करते हैं बच्चों NaCl की और NaF की। अब ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जैसे वो जो 3 पॉइंट्स हमने समझे या 3, वो एकदम अनिवार्य वैसा ही हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वैसा होता है तो आइसोमॉर्फिज्म के चांसेस बढ़ जाते। एकदम फिक्स रूल नहीं है। देखो जरा यहां गौर से समझो। तो अगर हम NaCl की बात करें प्यारे बच्चों, तो जो आयंस यहां पर दिख रहे हैं, दीज 2 आयंस आर Na+ एंड Cl-। अच्छा, फिर सोडियम के फ्लोराइड की बात करें तो Na+ और F-। तो यहां पर जो कैटायन है वो तो बच्चों एकदम आइडेंटिकल ही है ना। इफ यू लुक एट कैटायन, दिस इज सेम कैटायन फॉर बोथ द कंपाउंड्स। चलो अच्छी बात हो गई। अब एनाइन को जरा देखो प्यारे बच्चों। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि फॉर्मूला एक जैसा होना चाहिए, वो तो एकदम मस्ट है, उसको नहीं आप झुटला सकते। तो फॉर्मूला तो एक ही जैसा है, NaCl NaF, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है। NaCl NaF एक जैसा लगभग फॉर्मूला है। अच्छा, फिर अब कैटायन भी देखो, कैटायन भी एकदम एक जैसा हो गया। तो पहला पॉइंट हो गया कि फॉर्मूला होना चाहिए। दूसरा कि साइज ऑफ कैटायन एंड एनाइन नियरली सेम होना चाहिए। अगर मैंने सेम लिखवाया तो आप उसको नियरली सेम कर दीजिए। एग्जैक्टली सेम कई बार नहीं भी होता है, नियरली सेम। जैसे अब फ्लोराइड आयन को जरा गौर से देखो प्यारे बच्चों, एक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैटायन तो आइडेंटिकली हो गया। अब फ्लोराइड और क्लोराइड को देखें तो नेचुरली भाई क्लोराइड बड़ा है, बट उतना भी बड़ा नहीं है बच्चों। फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर का है क्लोराइड, बड़ा है ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, ये दोनों जो है आइसोमॉर्फस नेचर के ही होते हैं। तो मैंने बताया ना कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ऑलमोस्ट अगर ऐसा हो जाए तो आइसोमॉर्फिज्म हो ही जाती है। अच्छा, तो इनका साइज देखो, साइज तो अलग अलग है। अच्छा कोई बात नहीं, साइज अलग अलग है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, तीसरी बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो कैटायन की तो दिक्कत ही नहीं, कैटायन तो सेम ही हो गया। अच्छा, जरा इसकी बात कर लें भाई, क्लोराइड और फ्लोराइड की। तो क्लोराइड और फ्लोराइड का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही हो जाए। क्यों? क्योंकि दोनों एनाइंस जो है वो एक ही ग्रुप के सदस्य हैं और दोनों पर एक एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है। जैसे हेलोजन का क्या लिखते हैं हम लोग? हेलोजन का लिखते हैं NH2 NP5, तो ये NP6 हो गया। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 हो गया। तो वो 3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो फॉर्मूला एक जैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों। दूसरी बात क्या ध्यान रखोगे? आयंस का साइज अगर जितना एक जैसा हो उतना बढ़िया, उतना आइसोमॉर्फिज्म में मदद करेगा। और तीसरी बात क्या हो गई कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक ही जैसा रहे। तो हम कहते हैं कि 2 कंपाउंड्स आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर। 2 कंपाउंड्स आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर। चलो, तो ये तो बेसिक बात हो गई।
अब इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है। देखो इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। जैसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पहले समझ लेते हैं, फिर मैं लिखवाऊंगा आपको। होता क्या है कि जैसे हमने कहा चलो यही हमारे दो आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स हैं, NaCl और NaF है। तो या कोई भी दो आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स हैं, तो एक कंपाउंड का अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और उसमें क्या करें आप, उसमें क्या करें कि दूसरे कंपाउंड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को और दूसरे कंपाउंड को उसमें मिक्स कर दें। यानी क्या करें कि आप दो कंपाउंड्स के सॉल्यूशन को मिक्स कर दें। तो जब आप मिक्स करेंगे तो दोनों एक दूसरे में बहुत घुल मिल जाते हैं। मतलब क्या होगा कि फिर अगर आप उससे नया क्रिस्टल बनाना चाहें तो एक क्रिस्टल के ऊपर दूसरा क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाता है। मतलब दे मिक्स विथ ईच अदर ड्यू टू द सिमिलैरिटीज इन देयर आयनिक क्रिस्टल्स एज वेल एज देयर शेप एंड साइज। तो आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि अगर हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे तो क्रिस्टल क्या हो जाता है कि वो एक मतलब एक का कैटायन और एनाइन दूसरे के कैटायन और एनाइन के साथ मिक्स हो जाता है, तो वी गेट अ बिगर क्रिस्टल। यही इसकी खासियत है और इसीलिए हम इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, कि एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं बच्चों ऐसे आयनिक कंपाउंड। मतलब एक नया क्रिस्टल तैयार हो जाएगा और वो रहेगा पुरानी क्रिस्टल जैसा, बस उसका साइज बड़ा हो जाएगा। पहले केवल एक ही कंपाउंड हुआ करता था, एक कैटायन और एक एनाइन था। अब दूसरा कंपाउंड चूंकि उसी जैसा है तो उसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी उसके क्रिस्टल का साइज या उसके लैटिस का साइज बढ़ने लगेगा। बट चूंकि एक ही जैसी ज्योमेट्री है तो एक के ऊपर एक मतलब वो एक नया सॉलिड तैयार हो जाएगा जिसमें कि दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ये बड़ी खास बात है, तो इसको हमें बच्चों ऐड करना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका लैंग्वेज है बच्चों। अभी मैंने तो आपको बहुत ही साधारण लैंग्वेज में समझा दिया। जो बुक्स में लैंग्वेज रहता है वो इस तरह से रहता है कि इफ क्रिस्टल of one substance, बच्चों क्या है कि चीजों को आसानी से पढ़ना तो जरूरी है लेकिन टेक्निकल शब्दों को भी जानना जरूरी है। हाँ, तो इफ क्रिस्टल ऑफ वन सब्सटेंस, क्रिस्टल्स कर देते हैं चलो, आर सस्पेंडेड in saturated solution of another insaturated solution of कैसे लिखवाएं, if crystals of one substance are suspended in saturated solution of its isomorphous partner, ऐसे कर लेते हैं चलो, या its isomorphous compounds, तब ठीक है। isomorphous compound यानी कि एक सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और उसके आइसोमॉर्फस के क्रिस्टल उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपने मिला दिए। सस्पेंडेड का मतलब उसमें डाल दिए, ठीक। तब क्या होगा, देन कैसे लिखवाएं भाई कि तब क्या होता है कि ये जो सब्सटेंस है वो अपने आइसोमॉर्फस, इसका जो पार्टनर है उसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो देन this substance continues to deposit over isomorphous partner, ऐसे लिख लेते हैं चलो, थोड़ा दिमाग में अच्छा बैठ जाएगा। आइसोमॉर्फस पार्टनर, ठीक है बच्चों। अच्छा, एंड a mixed crystal
and a mixed crystal is obtained. And a mixed crystal is obtained. हमें क्या मिल जाता है बच्चों? एक नया क्रिस्टल मिलता है जिसमें कि दो तरह के कैटाइंस हो सकते हैं और दो तरह के एनाइंस हो सकते हैं, या यूं कह लें कि वो जो दो अलग अलग आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स होते थे उन दोनों को मिलाकर एक नया कंपाउंड तैयार हो जाता है. So this was all about the isomorphism and isomorphous compounds. तो ये बातें हो गई आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की. So this part is over. So thank you बच्चों.